आपका हिस्ट्री स्टडी चैनल में एक बार पुनः स्वागत है। इस वीडियो के अंतर्गत हम आपको कक्षा 12 भारतीय इतिहास पाठ्य पुस्तक के अंतर्गत अध्याय 2 भारत इतिहास के स्वर्णिम पृष्ठ यानी गोल्डन पेज ऑफ इंडियन हिस्ट्री के अंतर्गत आप पुष्यभूति वंश यानी हर्षकालीन भारत हर्षवर्धन काल पढ़ाया जाएगा। जो 606 ईस्वी से 647 ईस्वी में पुष्यभूति वंश के महत्वपूर्ण शासकों की जानकारी दी जाएगी इस वीडियो के अंतर्गत। इसमें जो पाठ्य पुस्तक के अनुसार जो कक्षा 12 की है उसमें राजा हर्षवर्धन का विस्तृत रूप में समझाएगा, उसके बारे में इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। मेरे हिस्ट्री स्टडी चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट जरूर करें। पूर्व के वीडियो देखने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर आप क्लिक करके पूर्व के वीडियो देख सकते हैं। आओ शुरू। हर्षकालीन भारत में गुप्त साम्राज्य के विघटन के पश्चात हरियाणा के अंबाला जिले थानेश्वर में यानी कि जो वर्तमान करनाल या अंबाला के निकट थानेश्वर में पुष्यभूति वंश की स्थापना हुई। गुप्त साम्राज्य के पतन के बाद 5वीं शताब्दी में खाना बदोश जाति हुन ने भारत पर आक्रमण कर दिया था। उसमें यानी कि अंतिम शासक जो गुप्त साम्राज्य के थे वो कमजोर होने के कारण उस समय अंतिम खाना बदोश जाति द्वारा भारत पर हमला कर दिया गया था। पुष्यभूति वंश के जो प्रसिद्ध शासक प्रभाकर वर्धन ने इस हुन जाति को पराजित किया और इस हुन जाति को पराजित कर हुन हरिण केसरी की उपाधि धारण की। इसका अर्थ होता है हिरणों को प्रभाकर वर्धन सिंह ने हराया। और हर्ष चरित्र के अनुसार प्रभाकर वंश इस वंश का चौथा सबसे प्रतापी राजा था। हर्षवर्धन यानी कि प्रभाकर वर्धन के 2 पुत्र राज्यवर्धन और हर्षवर्धन थे और एक पुत्री राज्यश्री थी। राज्यश्री जो पुत्री का विवाह कनौज के मौखरी वंश के राजा ग्रहवर्मन के साथ हुआ था। अब एक आरेख के द्वारा हम इसे विस्तार से समझते हैं। यानी कि प्रभाकर वर्धन और यशोमती इनसे 3 संतानें उत्पन्न हुई। एक राज्यवर्धन था, दूसरा हर्षवर्धन, तीसरी संतान इसकी राज्यश्री पुत्री थी। राज्यश्री का विवाह कनौज के मौखरी वंश के राजा ग्रहवर्मन के साथ हुआ था। अब आगे बंगाल के शासक इस प्रभाकर वर्धन की मृत्यु के पश्चात राज्यवर्धन बड़ा पुत्र राजगद्दी पर बैठा और उस समय बंगाल के जब राज्यवर्धन शासन पर बैठा उस समय बंगाल के नरेश गौड़ शशांक और मालवा के देवगुप्त ने दोनों ने मिलकर यानी शशांक और दोनों ने मिलकर कनौज के पर हमला कर दिया। कनौज पर हमला करने से ग्रहवर्मन मारा गया। यानी कि इसका राज्यवर्धन का बहन का जो दामाद था इनका वो ग्रहवर्मन मारा गया और राज्यश्री को उन्होंने बंदी बना लिया। इससे इस बात को लेकर राज्यवर्धन तिलमिला गया। राज्यवर्धन ने इस मालवा के देवगुप्त पर हमला करके इसको हरा दिया और इसको मार दिया। इसके शशांक उसमें शांत रहा, लेकिन वापस जब राज्यवर्धन देवगुप्ता को हराकर मालवा को वापस लौट रहा था तो रास्ते में इसने शशांक जो गौड़ नरेश बंगाल का था इसने राज्यवर्धन की हत्या कर दी। तो ये घटना 606 ईस्वी उस समय हर्षवर्धन 16 वर्ष की आयु का था। हर्षवर्धन अपनी भाई की मृत्यु पश्चात गद्दी पर बैठा और भाई की मृत्यु का बदला लेने के लिए और अपनी बहन को बंदी से छुड़वाने के लिए इसने सर्वप्रथम बंगाल नरेश शशांक पर हमला किया। यानी शशांक जो था वो 6 अनुयायी था, उसने बोध गया में बोधि वृक्ष को कटवा दिया था। और आगे से हम शुरुआत करते हैं। अब आपको उसको पूरी कहानी समझ आ गई होगी वानरस से। यानी पिता की मृत्यु के पश्चात राज्यवर्धन गद्दी पर बैठा, उसने मालवा के खिलाफ अभियान पर जाना पड़ा क्योंकि मालवा के देवगुप्त ने उसी
जो राज्यवर्धन के दामाद थे उसकी हत्या कर दी थी। जीतने के उपरांत विजय अभियान से लौटने के रास्ते में धोखे से नरेश जो गौड़ नरेश शशांक ने राज्यवर्धन की हत्या कर दी थी। हर्षवर्धन को कुंतल नामक दूत द्वारा अपने भाई राज्यवर्धन की हत्या का समाचार मिला और राज्यवर्धन की मृत्यु के पश्चात मालवा के शासक देवगुप्त ने हर्ष के बहनोई गृहवर्मन का वध कर दिया और उनकी बहन राजश्री को बंदी बना लिया था और वो फिर वह विंध्याचल के पर्वतों में चली गई थी। हर्षवर्धन को अपनी बहन को बौद्ध भिक्षु दिवाकर मित्र की सहायता से ढूंढ निकाला और भाई की मृत्यु के पश्चात हर्षवर्धन जो 606 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। उस समय हर्षवर्धन स्वयं 16 वर्ष की आयु का था। संभवतः इसका जन्म 590 ईस्वी में हुआ था। अब सर्वप्रथम अपने भाई की मृत्यु का बदला लेने के लिए उसने कनौज पर और मालवा पर आक्रमण किया। इसके पश्चात सर्वप्रथम हर्षवर्धन ने 606 में थानेश्वर का शासक बना और थानेश्वर को अपनी राजधानी बनाया। 647 तक इसने 41 वर्ष तक राज किया। हर्षवर्धन का दूसरा नाम शिलादित्य है। हेनसांग ने हर्ष को मुख्य रूप से शिलादित्य के नाम से ही संबोधित किया, यानी हर्षवर्धन को हेनसांग चीनी यात्री ने किस नाम से पुकारा है? शिलादित्य के नाम से। और हर्ष ने बाद में देवगुप्त को हराकर कनौज को अपनी राजधानी बनाया और अपनी बहनोई का बदला लिया। हर्ष की विजय और राज्य विस्तार। हर्षवर्धन ने राज्य की वास्तविक जानकारी और जो कहाँ उसने विजय प्राप्त की अभिलेखों से, बाणभट्ट उसका कवि था उसकी, हरिश्चरित्र और कदम्बरी से हमें जानकारी प्राप्त होती है और चीनी यात्री हेनसांग के विवरणों से भी हमें जानकारी प्राप्त होती है। हर्ष ने लगभग समस्त उत्तरी भारत में विजय प्राप्त की, यानी कि उस उत्तरी राज्यों में पंजाब, कश्मीर, नेपाल आदि पर उसने साम्राज्य स्थापित किया, शासन किया। लेकिन वो दक्षिण भारत के अंदर उसको राज्य का सामना करना पड़ा। तो आगे हम चर्चा करेंगे। हर्ष के शासनकाल में चीनी यात्री हेनसांग आया था। हेनसांग को, इस चीनी यात्री को नीति का पंडित, यात्रियों का राजकुमार भी कहा जाता है। आगे इसी वीडियो में हम विस्तार से हेनसांग के बारे में चर्चा करेंगे। आओ हम पुस्तक के पृष्ठ पर चर्चा करते हैं। एक पुस्तक में हमारी कक्षा 12 की जो पुस्तक है भारत का अध्याय उसमें क्या लिखा हुआ है। इस जो पुस्तक का प्रश्न दिखाया गया है हर्षकालीन भारत, ये पुस्तक से लिया गया है कक्षा 12 के भारत के इतिहास का 32 नंबर प्रश्न। गुप्त साम्राज्य के विघटन के पश्चात हरियाणा के थानेश्वर में पुष्यभूति वंश की स्थापना हुई। हर्षचरित्र के अनुसार प्रभाकर वर्धन इस वंश का चौथा शासक था। इसके पश्चात हर्षवर्धन लगभग 606 ईस्वी में थानेश्वर का शासक बना, जो हरियाणा के अंबाला में स्थित है, के पास स्थित है। 647 ईस्वी तक, यानी कि 41 वर्ष तक इसने शासन किया। हर्ष ने कनौज को अपनी राजधानी बनाया बाद में, और हर्ष की विजय और साम्राज्य का विस्तार के बारे में इस पुस्तक के माध्यम से चर्चा करेंगे। हर्षवर्धन के साम्राज्य की वास्तविक जानकारी उसके अभिलेखों, हर्षचरित्र, हेनसांग के विवरणों से प्राप्त होती है। हर्ष ने लगभग समस्त उत्तरी भारत के विजय प्राप्त की एवं साम्राज्य का विस्तार किया। हेनसांग जो चीनी यात्री उसके पंच भारत की विजयों का उल्लेख करता है, यानी कि पंच भारत की विजयों का उल्लेख करता है। हर्ष ने 606 ईस्वी में सिंहासन पर बैठा। अपनी भाई की मृत्यु के पश्चात उसने सर्वप्रथम बंगाल के गौड़ के विरुद्ध कार्रवाई की, क्योंकि इसने इसके भाई की हत्या कर दी थी। उस समय शशांक वहाँ का शासक था। हर्ष ने कामरूप के शासक भास्कर वर्मा के साथ समझौता किया। उसने गौड़ नरेश शशांक को सीमित कर दिया और अपने भाई की मृत्यु का बदला लिया। हर्ष ने 630 ईस्वी से 633 ईस्वी के बीच वल्लभी के नरेश ध्रुवसेन द्वितीय बालादित्य को पराजित किया, जो चालुक्य के से युद्ध के पूर्व का चरण था। बाद में हर्ष के पल्लवी के वैवाहिक संबंध स्थापित हो गए। हर्ष ने पुलकेशिन द्वितीय से महत्वाकांक्षी शासक थे।
उन्होंने साम्राज्यवादी नीति का अवलंबन किया, यानी कि पुलकेशिन द्वितीय के साथ इसका युद्ध हुआ। दोनों राज्य नीति का विस्तार करना चाहते थे, महत्वाकांक्षी थे, इसलिए दोनों के बीच युद्ध होना संभव था। दोनों राज्यों के निकट होने के कारण उनके बीच युद्ध हुआ। युद्ध होना अनिवार्य बना दे। यह युद्ध संवत 630 से 634 के बीच हुआ, नर्मदा नदी के तट पर हुआ होगा। इसमें हैनसांग पुलकेशिन द्वितीय के युद्ध, इसमें हैनसांग को पराजय का सामना करना पड़ा। ये एक मानचित्र के अंदर हैनसांग के साम्राज्य, जिसे पहले भास्कर हरा चुका था, हर्षवर्धन हर्षित में कर चुके हैं। बाणभट्ट व हैनसांग कश्मीर व नेपाल पर हर्ष की विजय बताते हैं। कश्मीर के राजा, यानी ये महत्वपूर्ण आता है, कश्मीर के राजा को हराकर हर्ष ने वहां से बुद्ध के दांत देने के लिए बाध्य किया, यानी कश्मीर के राजा से उसने बुद्ध के दांत प्राप्त किए। जो महत्वपूर्ण लाइन प्राप्त होती है हमें। हर नेपाल में हर्ष ने संवत के प्रचलन की पुष्टि होती है, यानी नेपाल पर विजय प्राप्त कर उसने एक संवत चलाया था, उससे हमें जानकारी प्राप्त होती है। ये हमारी पाठ्य पुस्तक का पूर्ण पृष्ठ है और इससे हम चर्चा करते हैं। यानी छैल बर्फीले पहाड़ों, दुर्गम क्षेत्रों में कर वसूलने का भी उल्लेख मिलता है। 48 वर्ष के अपने शासन के दौरान हर्ष ने अनेक अपने सामंत राज्यों से दूर दराज क्षेत्रों जालंधर, कश्मीर, नेपाल, वल्लभी, मालवा, सिंध, सीमांत प्रदेश, असम को सम्मिलित किया। युक्त प्रदेश यानी बिहार, बंगाल, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, मध्य भारत, राजपूताना हर्ष के शासन के अधीन थे। अंततः हर्ष ने अपनी उत्तरी भारत के बहुत बड़े शासन के रूप में विद्यमान, जो कि जहां मैप में दिखाया हुआ है, आप मैप में देख सकते हो, यानी कि हर्ष का कहाँ तक था। वर्तमान जो पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, बिहार, उस मध्य प्रदेश का मालवा, गुजरात का क्षेत्र भी उस समय अधीन था। दक्षिण भारत के अभिलेखों में हर्ष को उत्तरपथनाथ कहा गया, यानी कि जो दक्षिण में हमें अभिलेख प्राप्त है उसमें हर्ष को कहा गया, क्या कहा गया है, सकलो उत्तरपथनाथ कहा गया, अर्थात उत्तर भारत का स्वामी कहा गया। दक्षिण में जो हमें अभिलेख प्राप्त होते हैं उसमें कहा गया है ये सकलो उत्तरपथनाथ कहा गया। ये बहुत महत्वपूर्ण शब्द है, यानी कि दक्षिण के अभिलेखों में हर्ष को क्या कहा गया है। हर्ष का साम्राज्य सामंती गठन पर आधारित था। गृह राज्य पर हर्ष का सीधा प्रशासनिक नियंत्रण था, लेकिन अन्य राज्यों पर उसका सिर्फ अप्रत्यक्ष नियंत्रण था। हर्ष की उपाधियां, उसने कौन कौन सी उपाधियां धारण की, परम भट्टारक, महाराज धीराज की, सकलो उत्तरारेश्वर, एकाधिकार, चक्रवर्ती, सर्वभौम, परमेश्वर आदि की उपाधियां धारण की। इससे स्पष्ट होता है कि हर्षवर्धन ने देवीय गुण का समावेश था। हर्ष के अधीनस्थ शासक भूपाल, कुमार, लोकपाल, नरस्पति, सांवत, महासांवत, महाराज की उपाधि धारण करते थे, जो उसके अधीनस्थ राजा थे। अधीनस्थ शासक हर्ष को कर देते थे, सैन्य सहायता प्रदान करते थे, आवश्यकता होने पर सैनिक उपलब्ध करवाते थे। राजा दरबार में उपस्थित होते थे, जो इसके अधीनस्थ थे। हर्ष ने उन्हें न केवल सुरक्षा देता था बल्कि प्रशासनिक दृष्टि से भी छूट देता था। अधीनस्थ शासकों में वल्लभी का ध्रुवसेन द्वितीय जो उसके अधीन थे, यानी कि वल्लभी का ध्रुवसेन, कामरूप का भास्कर वर्मन, मगध का पूर्व वर्मन, जालंधर का उदित और उत्तर गुप्त शासक माधवगुप्त आदि के, यानी कि इसके काफी शासक इसके अधीन थे, जो सैनिक उपलब्ध कराते थे और उसके दरबार में दरबारी के रूप में रहते थे। जो शासक कौन कौन से थे, जो हम दोबारा इसको रिपीट कर रहे हैं, ध्रुवसेन द्वितीय यानी वल्लभी का ध्रुवसेन द्वितीय, कामरूप का भास्कर, मगध का पूर्व वर्मन, जालंधर का उदित, उत्तर का गुप्त शासक आदि इसके अधीन थे। जे हर्षवर्धन का साम्राज्य विस्तृत रूप में इस नक्शे मैप में दिखाया हुआ है। हर्षवर्धन का धर्म, हर्ष का क्या धर्म था उसके बारे में और ज्ञान का संरक्षक मूल्यांकन। हर्ष एक महान सेनापति, कला, साहित्य व धर्म का संरक्षक था।
राजस्व का आधा भाग यानी कि जो आय प्राप्त होती है उसका आधे से ज़्यादा भाग वो धर्म, शिक्षा, साहित्य, संरक्षण पर व्यय कर देता था। हर्ष प्रारंभ में शैव था, तत्पश्चात वह महायान बौद्ध धर्म का प्रवर्त हो गया, यानी उसी की ओर मुड़ गया। अन्य सिद्धांतों के प्रचार प्रसार के लिए हर्षवर्धन ने कनौज में 643 ईसा में विशाल सम्मेलन करवाया, यानी कि कनौज में 643 ईसा पूर्व में एक विशाल सम्मेलन किया, अन्य धर्मों के प्रचार प्रसार का आयोजन किया। इसने बौद्ध, ब्राह्मण, जैन, नालंदा उस समय जो मौजूद धर्म थे उससे सभी विद्वान वहां उस सम्मेलन में भाग लिया। हर्ष ने राजस्व का चौथाई हिस्सा धर्म के लिए व्यय करता था। इसके आश्चर्य प्रश्य के उसके आश्चर्य से महायान बौद्ध धर्म को देश विदेश में फैला। प्रयाग व कनौज में आदि सभाओं के माध्यम से विभिन्न धर्मावलंबियों को एक जगह पर लाकर धार्मिक सहिष्णुता एवं सामाजिक एकता का सूत्रपात किया। कनौज, हर्षवर्धन के समय कनौज सभा हुई थी, जो बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है। 643 ईसा में हर्ष ने कनौज में एक सभा का आयोजन किया। सभा का उद्देश्य जो था प्रमुख देश में बौद्ध धर्म का विकसित करने के लिए हेनसांग की उपस्थिति, जो चीनी यात्री ऐसा की उपस्थिति में का लाभ उठाना। बहुत से शासकों ने इस सभा में सम्मिलित हुए। इसमें 3000 महायान हीनयान बौद्ध भिक्षु और 3000 ब्राह्मण, नालंदा विश्वविद्यालय के लगभग 1000 बौद्ध विद्वानों ने भाग लिया। हर्ष ने हेनसांग का नाम सभापति के पद के लिए प्रस्तावित किया और महायान संबंधी एक विषय को वाद विवाद के लिए निर्धारित किया। यह सभा 23 दिन तक चली, यानी कनौज में जो सभा आयोजित की गई थी वो 23 दिन चली। इसमें महायान का प्रचार किया गया और तट पर स्थित विशाल विहार को इसी अवसर के लिए बनाया गया। राजा के बारबर यानी कि वह पहाड़ियाँ बुद्ध की यानी बारबर की पहाड़ियों में बुद्ध की एक विशाल सोने की मूर्ति 100 फुट स्तंभ पर रख दी गई। उसी प्रकार किंतु जिसमें छोटी 3 फुट की ऊंची मूर्तियों को रोज वो समय लाता था हर्षवर्धन। जुलूस के रूप में उठाया जाता, इसमें 20 राजा, 300 हाथी होते। छत्र को समय और मूर्ति के ऊपर जो बुद्ध की थी समय हर्ष उठाता। आगे बढ़ते हुए हर्ष चारों ओर मोती, सुनहरी फूल, यानी कि जो उस समय शोभा यात्रा निकलती थी उसके आगे फूल, कीमती चीजें आदि बिखेरता जाता था। बुद्ध की प्रतिमा उठाकर ऊपर छत्र उठाकर शोभा यात्रा प्रतिदिन निकाली जाती थी। हर्ष ने समय अपने कंधों से बुद्ध की मूर्ति को धोया, हाथों से धोया और अपने कंधों पर उठाकर पश्चिमी स्तंभ तक ले गया। वहां से उसने हीरों से जड़ित रेशमी वस्त्र उसे अर्पित किए। ऐसा ही विहार के रूप में इस अवसर के लिए बनाया गया। हर्ष के संरक्षण प्रयासों से यानी हर्ष के संरक्षण प्रयासों से महायान बौद्ध धर्म देश विदेश में फैला। बौद्ध विहार स्तूपों का निर्माण कराया और दान दिया गया। हर्ष प्रत्येक यानी जो महत्वपूर्ण है, प्रत्येक 5वें वर्ष प्रयाग यानी वर्तमान जो पहले इलाहाबाद था यूपी के जहाँ 3 नदियों का संगम माना जाता है, वह प्रयाग के अंदर महामोश परिषद का आयोजन करवाता था। यानी हर्षवर्धन हर 5वें वर्ष प्रयाग जहाँ 3 नदियों का सम्मेलन होता है, जहाँ कुंभ 12 साल बाद कुंभ के मेले का आयोजन किया जाता, वहाँ हर्ष द्वारा हर 5 साल बाद मोक्ष महापरिषद का आयोजन किया जाता है, जिसमें विभिन्न धर्मों के देवी देवताओं की पूजा की जाती थी। विभिन्न धर्मावलंबियों को दान दिया जाता था। प्रयाग महासभा, कनौज सभा के बाद प्रयाग 643 ईसा में हर्ष में प्रयाग में एक और सभा का आयोजन मोक्ष परिषद का आयोजन किया। पिछले 30 वर्षों से ऐसी सभा का आयोजन करता आ रहा था। 643 ईस्वी में छठी सभा आयोजित की, यानी 643 ईस्वी में कौन सी सभा आयोजित? छठी सभा आयोजित की थी। हर 5वें वर्ष वो आयोजित करता था। यह सभा रेत पर की गई, जहाँ गंगा जमुना मिलती है। एक अलुप्त नदी सरस्वती भी मानी जाती है, वहाँ मिलती है। 3 नदियों का संगम सभा में हर्ष हेनसांग ने 18 राजसी मित्रों ने भाग लिया। इस अवसर पर 5 लाख से अधिक व्यक्तियों
उपस्थित थे। इसके निवास और भोजन की विशेष प्रबंध किए गए। प्रयाग में किए एक कार्य प्रबंधों के पहले दिन एक बुद्ध मूर्ति रखी गई। लोगों में असंख्य वस्त्र बहुमूल्य वस्तुएं बांटी गई। दूसरे तीसरे दिन क्रमशः सूर्य शिव की मूर्तियों का सम्मान किया गया। चौथे दिन बौद्ध भिक्षुओं को दान दिया गया। इसके अगले दिन ब्राह्मणों को दान दिया गया। जैन धर्मों अन्य धर्मों के अवलंबियों को भी 10 दिन तक दान दिया गया। सुदूर देशों से आए तपस्वियों और धर्मावलंबियों को कई दिनों तक दान दिया गया। अगले 1 माह में निर्धन अनाथ दिव्यांग व्यक्तियों को सहायता दी गई। यह 75 दिन में संपन्न हुआ, यानी कि जो प्रयाग सभा कितने दिन चली, 75 दिन तक। हेवेन सांग जो चीनी यात्री लिखता है कि अब तक 5 वर्ष का संचित धन व्यय हो चुका था। घोड़ों, हाथियों, सैनिक उपकरण जो राज संपत्ति की रक्षा तथा व्यवस्था के लिए आवश्यक थे, उसके अतिरिक्त से सब कुछ नहीं बचा था। सब कुछ वो दान कर चुका था। इसके अलावा राजा ने अपने हीरे, सामान, कपड़े, मालाएं, कंगन, कंठहार, चमकीले, शिरोधारण, भूषण आदि बिना भेदभाव के दान कर दिए। सब कुछ दान दे चुकने के बाद उसने अपनी बहन राजश्री के पुराने वस्त्र मांगा। बहन से पुराना वस्त्र मांगा। उस वस्त्र को पहनकर उसने 10 दिशाओं में बुद्धों की पूजा की और प्रसन्नता अनुभव की, जिसका कोष दान धर्म से समाप्त हो चुका था। यानी कि प्रयाग सभा में उसने बहुत दिल खोलकर दान किया। इन सभाओं के वर्णन से ज्ञात होता है कि उसके दान दारता से पुरानी सभी सीमाओं को पार कर दिया। हमें किसी राजा का ज्ञान नहीं है जिसने मानवता की कष्ट निवारण के लिए सर्वत्र दान दिया हो। इस प्रकार हर्ष ने धार्मिक सिंहणता, सद्भाव का प्रोत्साहन दिया और मानवता का संदेश फैलाया। हर्ष के राजस्व का चौथाई हिस्सा बौद्धिक उपलब्धियों यथा विद्या, प्रचार, विद्वानों को पुरस्कार करने पर व्यय होता था। हर्ष ने मरुष्टांग, वृतांग रचिता, मयूर, हर्ष चरित्र और कदम्बरी के रचिता बाण भट्ट जो इसके दरबारी कवि थे, जिन्हें हर्ष चरित्र भी लिखा था, सहित भृंग मातंग आदि को बहुत दान दिया। अब हम स्लाइड के माध्यम से देखते हैं। हर्षवर्धन ने अपने राजस्व का चौथाई हिस्सा दिया और कदम्बरी आदि देख चुके हैं। यानी बाण भट्ट जो कवि था, उसके हर्ष चरित्र कदम्बरी लिखी। उस समय उच्च कोटि का कवि व नाटककार था। समय में हर्ष ने नागानंद, प्रियदर्शनी, रत्नावली आदि की रचना की। उसने उस समय उच्च शिक्षा का केंद्र जो था नालंदा विश्वविद्यालय को भी संरक्षण प्रदान किया और उसको वित्त पोषित किया। हर्ष एक हम धर्म और कह सकते हैं कि हर्ष एक हम धर्म और ज्ञान का महान संरक्षक था। हर्ष का शासन प्रबंधन किस प्रकार का था, इसके बारे में पढ़ेंगे। हर्ष समय शासक प्रशासन की दूरी था। हर्ष प्रशासनिक व्यवस्था में व्यक्तिगत रूप से रुचि लेता था। उसका विचार था कि प्रशासनिक कुशलता के लिए शासक को निरंतर सचेत रहना चाहिए। हर्ष बहुत समय परिश्रमी था। दिन को वो 3 भागों में बांटता था। पहला उसमें एक में राज्य कार्य करता था, सुनिश्चित था। उसका व्यक्तित्व बहुत प्रभावशाली था। हर्ष को निरीक्षण यात्राएं के भी लाभ में विश्वास था। यानी को समय में वो वेश बदलकर निरीक्षण करता था। नगरों के निवासियों के बीच आचार व्यवहार करता था। कोई त्रुटि होती तो उसी समय वो हल करता था। समय उनके बीच के जाकर उनकी समस्याओं को जानता था। यात्राएं नगर तक सीमित नहीं थी, वो ग्रामीण क्षेत्रों में भी वेश बदलकर यात्राएं करता था और भी उतना ध्यान देता था। राजा किसी भी स्थान पर ठहरता था तो प्रजागण उसकी भेंट होते थे, उसके वक्त उसकी कठिनाइयां प्रस्तुत कर सकते। सिद्धांत के रूप से हर्ष का प्रशासन निरकुश था, किंतु लोगों को अपने अपने क्षेत्रों में सब शासन प्राप्त था। अधिकांश कार्य ग्रामीण समुदायों के हाथों में था। केंद्रीय सरकार, ग्राम सभाओं के परस्पर पर्याप्त सहयोग था। कुल मिलाकर हर्ष का शासन निरकुश एवं गणतंत्रीय तत्वों का उसमें सम्मेलन था, यानी मिश्रण था। कुल मिलाकर शासन के निरीक्षकों तथा मंत्री परिषद। और हर्षवर्धन मंत्री परिषद क्या थी? सम्राट की सहायता के लिए एक मंत्री परिषद यानी कैबिनेट थी, गठित की गई थी। राज सिंहासन रिक्त होने की अवस्था में भी परिषद अपनी शक्तियों का प्रयोग करती थी। राज्यवर्धन की मृत्यु के पश्चात मुख्यमंत्री बंडी ने मंत्रिपरिषद
सभा का आयोजन किया, यानी कि वहाँ जो मुख्यमंत्री था बंटी ने मंत्री परिषद का आयोजन किया और हर्ष को राजपद संभालने का प्रस्ताव रखा। यानी छोटे भाई बड़े भाई की मृत्यु पश्चात एक मंत्री परिषद की मीटिंग बुलाई गई, जिसमें सर्वसम्मति से हर्ष को राजपाट संभालने का प्रस्ताव रखा। जब सभी जन उपस्थित सहमत हो गए हर्ष के राज्याधिकार ग्रहण। उस समय हर्ष 16 वर्ष की आयु का था। 606 ईस्वी में उसने राज्यारोहण हुआ। वह अनुरोध किया। मंत्री परिषद की शासक चुनने के ही नहीं बल्कि देश विदेश नीतियों पर भी काफी कहने का अधिकार था। यानी कि हर्षवर्धन के समय भी डेमोक्रेसी उपलब्ध थी। आज की तरह कैबिनेट उस समय भी थी जो निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र थी। सचिवालय सेक्रेटरीट, जहाँ सभी राज कार्य होते थे, सेक्रेटरीट। प्रतीत होता है कि राजधानी में एक सुव्यवस्थित सेक्रेटरीट था, सचिवालय था, जो हमारे आजकल राजधानियों में उपस्थित है। बाणभट्ट ने अवंती को विदेश, यानी कि विदेश मंत्री था। यानी कि बाणभट्ट के अनुसार इस कादम्बरी और हर्षचरित्र में लिखा गया अवंती को विदेश युद्ध मंत्री बताया गया है। अवंती युद्ध मंत्री। सिंहानंद को हर्ष का सेनापति कहा गया, यानी एक सेनापति था जिसे सिंहानंद कहा गया। कुंतल को गुड़ सेना का अधिकारी कहा गया, यानी कुंतल नाम का एक अधिकारी था जो गुड़ सेना संभालता था, घोड़ों की सेना। स्कंदगुप्त हाथियों की सेना का प्रमुख था, यानी हाथियों की हस्तव सेना जो हाथी है उसमें प्रमुख थे युद्ध में, उसके प्रमुख को स्कंदगुप्त कहा जाता था। मधुबन ताम्रपत्र के अनुसार स्कंदगुप्त जो हाथियों का वो महाप्रमातार महासीमांत कहा गया। इसी ताम्रपत्र में सामंत महाराज ईश्वर गुप्त को रिकॉर्ड संघर्षण कहा गया, यानी कि मधुबन ताम्रपत्र के अनुसार जो रिकॉर्ड रखता था राजस्व शब्द का उसे ईश्वर गुप्त कहा गया है। बहुत महत्वपूर्ण है। बांसखेड़ा ताम्रपत्र के अभिलेख के अनुसार बानू को रिकॉर्ड संघर्षक कहा गया। मुख्य राज्य कर्मचारियों के नाम हैं जैसे महासामत, महाराज, दोसासनिद, परमातार, राजस्थानी, कुमार मात्या, उपरिक आदि प्रमुख कर्मचारी थे। विषयपति आदि। उच्च प्रशासनिक सेवा में कुमार मात्य नियुक्त किए जाते थे, यानी इस आजकल के IAS IPS की तरह जो कलेक्टर हैं उन्हीं की तरह जो कुमार मात्य थे नियुक्त किए थे। उन्हीं में से मंत्री, सचिव के सचिवालय के अधिकारी, सेक्रेटरी के जिला अधिकारी नियुक्त किए जाते थे। राजधानी में अपने राजकीय संदेशवाहक थे, जिन्हें हर्षचरित्र में दीर्घ ध्वज कहा गया, यानी राजधानी में अपने संदेश वाहन की डाक को लाने ले जाने के लिए संदेशवाहक को क्या कहते थे? दीर्घ ध्वजा। सर्वगत नामक का एक कर्मचारी को लेख मिलता है, यानी कि जो गुप्तचर विभाग को संभालते उसे सर्वगत कहा जाता था, यानी गुप्तचर विभाग के कर्मचारी को सर्वगत कहा जाता था। सामान्यतः अधिकांश उच्च कर्मचारियों को वेतन नगद नहीं दिया जाता था, यानी कैश सिक्कों के रूप मुद्रा प्रचलित नहीं थी, इतनी जमीन दी जाती थी, भूमि दी जाती। राज्य के छोटे कर्मचारियों को उनके कार्य के अनुसार नगद या भूमि के रूप में वेतन दिया जाता है, यानी कि काश्त करने के लिए भूमि दी जाती थी, जोतने के लिए वो अपनी भूमि से अन्न पैदा कर सकते थे। हवेन चीनी जाति के अनुसार मंत्रियों और अधिकारियों को वेतन भूमि के रूप में अनुदान के रूप में दिया जाता था। यह कहा जा सकता है कि हर्ष की प्रशासन प्रणाली देश की सीमांत प्रणाली की अग्रगामी थी, यानी उस समय सामंतवाद उदय होने लग गया था। हर्ष के समय में सामंतवाद उदय होने लगा, यानी कि जमीन के मालिक बनने लग गए थे। सामंतवाद की प्रणाली का अग्रगामी माना जाता है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। यानी कि सामंत प्रणाली का अग्रगामी किसे माना जाता है? हर्ष की शासन प्रणाली को। सेना हिंसंग के अनुसार हर्ष के पास 5000 हाथी, 2000 घुड़सवार, 5000 पैदल यात्री थे। उसने राज्य को विस्तृत करने के लिए हर्ष ने अपनी सैन्य शक्ति को बढ़ाया। फिर उसके पास 6000 हाथी, 1 लाख घुड़सवार थे। घुड़ सेना के लिए घोड़े सिंधु, ईरान, कंबोज आदि से मंगवाए जाते थे। पैदल सेना इसमें कई गुना अधिक रहती थी, यानी कि उस सैनिकों को, साधारण सैनिकों को चाट बाट कहा जाता था। बहुत महत्वपूर्ण है। साधारण सैनिकों को चाट बाट, यानी कि पुलिस अधिकारी या साधारण सैनिकों को चाट बाट। गुड़ सेना के अधिकारियों को वरदेशर कहा जाता था। जो गुड़ सेना के अधिकारी होते थे उन्हें वरदेशर कहा था। पैदल सेना के अधिकारियों को बलाधिकृत
महाबलाधिकारी का अर्थ कहा जाता है। प्रमुख सेनाधिकारी को महासेनापति कहा जाता है। ये सेना के अंदर पद थे प्रमुख। अब साम्राज्य के भाग। हर्ष के साम्राज्य के कितने भाग थे? हर्ष का साम्राज्य विभक्तियों, विषयों आदि में विभक्त था, यानी प्रांतों को विभक्तियों में विभक्त किया गया था। यानी कि पहले प्रांत थे, फिर विभक्तियां थी, फिर विषय थे। यानी हर्ष के मधुबन और बादखेड़ा प्रपत्रों से अहितर विभक्ति का उल्लेख मिलता है। विभक्ति को वर्तमान में जिला समझा जा सकता है और ऊपर विषय ग्राम माना जाता है। विभक्ति को कई विषयों में यानी गांवों में बांटा गया था और संभवतः ग्राम का प्रशासक एक मुखिया के हाथ में होता था, इसे ग्राम पटलिक कहते कहा जाता था। उसकी सहायता के लिए कई लेखक थे जो उस राजस्व रिकॉर्ड रखते थे, लिखते थे। इन्हें करनिक कहा जाता था। कर व्यवस्था किस प्रकार थी? यानी राजस्व इकट्ठा किया। 3 प्रकार की कर व्यवस्था थी उस समय। उल्लेख मिलता है बाघ, हिरण्यक और बलि। जो पहले भी हम चर्चा करते हैं, बाघ भूमि कर पदार्थ के रूप में जो चीज ली जाती थी उसे कहते थे बाघ कहते थे। हिरण्यक जो नगद करों या कृषक के व्यापार के नगद दिया जाता था, जो नगद लिया जाता था कैश के रूप में, उसे हिरण्यक कहा जाता था। संभवतः नाव कर भी लिया जाता था। समुद्री यात्रा आंतरिक व्यापार में जो नावों द्वारा होता था उस पर भी टैक्स लगता था। व्यापारिक वस्तुओं पर नाप तोल के अनुसार कर लिए जाते थे। कृषि उत्पादन में सम्राट का छठा भाग था, यानी जो उत्पादन होता था छठा भाग राजा को प्राप्त होता था। अनिवार्य श्रम भी लिया जाता था और इसके लिए श्रमिक दिया जाता था। तीन जाति के अनुसार राजा भूमि को 4 भागों में बांटा गया था। एक भाग राज कार्य के लिए चलाने के लिए, दूसरा भाग मंत्रियों और एक राजा के राजभाग के लिए, दूसरा मंत्रियों, तीसरा राज्य कर्मचारी को वेतन देने के लिए, तीसरा भाग सुयोग्य व्यक्तियों को पुरस्कृत करने के लिए, चौथा भाग धार्मिक संप्रदायों को दान देने के लिए। यानी भूमि को 4 हिस्से में, एक राज कार्य के लिए, एक मंत्रियों और राज्य कर्मचारियों को वेतन देने के लिए, तीसरा सुयोग्य व्यक्तियों को पुरस्कृत करने के लिए, चौथा धार्मिक संप्रदायों को दान देने के लिए। यानी कि भूमि को 4 भागों में हर्षवर्धन के बांटा गया। ये उस समय के सिक्कों का प्रचलन है और उनका राज चिन्ह दर्शाया हुआ है। हर्ष की ये चित्र दिखाया सिक्के हैं। ये चीनी यात्री हेनसांग का भारत विवरण। एक चीनी यात्री था, उसने 630 से लेकर 614 ईस्वी तक भारत की यात्रा की। इसे चीनी यात्रियों का राजकुमार या नीति का पंडित भी कहा जाता है। वर्तमान इसे शाक्य मुनि भी कहा जाता है। इसने भारत संबंधी एक पुस्तक लिखी है जिसका नाम सीजुकी है, यानी कि पश्चिम का इतिहास। इसका वर्तमान में अर्थ बनता है। इसका जन्म 600 ईसा पूर्व में हुआ, 664 ईस्वी में हुआ। इसकी मृत्यु हुई 20 वर्ष की आयु में। बौद्ध भिक्षु बन गया था। 29 वर्ष की आयु में उसने भारत की यात्रा की थी। इसने भारत के बारे में क्या लिखा है, आओ इसे पाठ्य पुस्तक के पृष्ठ के अनुसार पढ़ते हैं। हेनसांग का भारत विवरण क्या है? हेनसांग चीनी बौद्ध यात्री था। हर्ष के समय भारत आया। बौद्ध स्थलों का दर्शन, बौद्ध ग्रंथों के अध्ययन करने के उद्देश्य से भारत आया। उसने भारत के संबंध में निम्नलिखित विवरण दिया, यानी कि भारत की सामाजिक स्थिति क्या थी उसके बारे में बताया उसने। यानी कि भारतीय समाज उस समय 4 वर्णों में बटा हुआ था। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र वर्णों में विभाजित था। प्रथम 3 वर्ण समर्थ थे, वे स्वच्छता का ध्यान रखते थे। शूद्र खेती व प्रचार का कार्य करते थे। समाज में शुद्ध भोजन, नैतिक चरित्र पर बल दिया जाता था। प्याज, लहसुन, मांस आदि खाने का निवास स्थान शहर से बाहर था। अंतरजातीय विवाह प्रतिबंध थे, यानी कि अपने गोत्र में ही किए जाते थे। ये एक प्राप्त चित्र है हेनसांग का। आर्थिक पक्ष। हेनसांग ने भारत के आर्थिक पक्ष में लिखा हुआ भूमि पूरा उर्वरकता थी, यानी कि जो हेनसांग का जो क्षेत्र था वो गंगा से लेकर गंगा जमुना तक विस्तृत था। नदी क्षेत्र से भिन्न नदियां बहती थी। भूमि पूरी उर्वर थी। लोग समृद्धशाली थे। सोने चांदी के सिक्कों, सामान्यतः कौड़ियों का मुद्रा के रूप में प्रचलन था। वस्त्रोद्योग का व्यवसाय भी उन्नत था। समाज में श्रेणियां व्यवस्था प्रचलित थी। ताम्रलिपि, बड़ौज, पाटलिपुत्र आदि शहरों में व्यापारिक केंद्र थे। चीन, मध्य एशिया, पश्चिम भारत में व्यापारिक संबंध थे। कपड़ा, मसाला निर्यात, घोड़े, सोना चांदी आदि
आयात की जाती ली जाती। भूमि कर उपज का 1/6 भाग होता था, यानी कि 1/6 भागा भूमि कर लगता था। ये सामाजिक स्थिति, आर्थिक पक्ष के बारे में चर्चा और अन्य पक्ष जो है धार्मिक जीवन कैसा था हर्षवर्धन के अनुसार। ज्ञान की खोज धार्मिक जीवन का मुख्य लक्ष्य था। भारत में ब्राह्मण धर्म का प्रभाव था। जैन और बौद्ध धर्म भी प्रचलित थे। राजा उस समय तीनों धर्म प्रचलित थे, ब्राह्मण धर्म, वैदिक धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म। राजा प्रजा से उण थे। बौद्धों में महायान प्रभावी था। सभी धर्मों में मूर्ति पूजा प्रचलित थी। ब्राह्मण धर्म में यज्ञ और गायें आदरणीय थी। राजनीतिक जीवन कैसा था हर्षवर्धन के अनुसार। शासन पद्धति हितकारी सिद्धांतों पर आधारित थी। राज्य की आय राज कार्य चलाने, वेतन, पुरस्कार, दान आदि पर खर्च होती थी। यानी कि जो जितना राजस्व प्राप्त होता था वो राज कार्य चलाने, वेतन, पुरस्कार और दान में धर्मावलंबियों को दान देने में चली जाती थी। हर्ष का राज कार्य में व्यक्तिगत रुचि लेता था। निरीक्षण का यात्राएं बेच बदल कर शहरी और नगरीय क्षेत्रों की यात्राएं करता था। दंड नीति उदार थी। अपराध बहुत कम थे। कुछ अपराधों में कठोर सजा थी। हर्ष के पास विशाल सेना थी, जो है सेना के बारे में पूर्व चर्चा कर चुके हैं। शिक्षा उस समय नालंदा विश्वविद्यालय था। शिक्षा विहारों, गुरुकुलों के माध्यम से दी जाती थी। वेदों का मौखिक पाठ होता था। श्रवण, जिसे श्रुति कहा जाता है, श्रवण पर आधारित सुनाए जाते थे। ब्राह्मी लिपि प्रचलित थी उस समय। शिक्षा का संस्कृत भाषा और वाद विवाद प्रचलित था। उसमें संस्कृत मुख्य भाषा थी, यानी कि ब्राह्मी लिपि के साथ साथ संस्कृत भाषा भी प्रचलित थी। नालंदा और वल्लभी शिक्षा के प्रमुख केंद्र थे। ये एक हर्षवर्धन का हैंडसम का चित्र दिखाया हुआ है। हर्ष का मूल्यांकन। हर्ष पुष्य हुती वंश के शत्रुओं और हुणों का सामना, सामंतवाद को नियंत्रण करना, उत्तर भारत में एकता, कानून व्यवस्था स्थापित करना, अर्थव्यवस्था को अनुप्रमाणित करना, विदेशी व्यापार और प्रशासन को दक्ष और सक्षम बनाना, उत्तरदायी युक्ति बनाना, अपने समय की समस्याओं को प्रवृत्ति को पूर्ण रूप से भिन्न था। हर्ष ने तत्कालीन समस्याओं को समाधान अथक प्रयास किया। हर्ष ने बड़ी के पास बहुत बड़ी सेना का निर्माण किया, शत्रुओं को परास्त किया, उत्तरी भारत को एकता में सूत्र में बांधा, कनौज और प्रयाग में धर्म सभाओं का आयोजन किया। माध्यम से इन सभाओं के माध्यम से धार्मिक एकता, सहिष्णुता का प्रोत्साहन दिया। दान के माध्यम से जन कल्याण कार्य किए गए। धन को पुनर्वितरण किया। चीन आदि देशों से प्रतिनिधि भेजकर, मंडल भेजकर अर्थव्यवस्था संस्कृति सुदृढ़ किया। हर्ष एक महान सैनिक था, कला और सभ्यता का संरक्षक था। कर्ण जैसा दानी सम्राट था, यानी उसने दान दे जो समस्त समय में एक फटे पुराने कपड़े पहनने लग गया था। युग का प्रवृत्तियों का अनुरूप अपनी नीतियों को डालने का प्रयास किया। आजीवन उसने लोक रंजन व संलग्न रहा। हर्ष समय व्यक्तिगत रूप से शासन प्रबंध देखता था। जनहित राजा के प्रमुख उद्देश्य था। सामंतशाही शक्तियों का नियंत्रण करने हेतु समय उसने भ्रमण किया। केंद्रीय शासन का सुदृढ़ किया। भ्रमण एवं दान के माध्यम से हर्षण ने ग्रामीण विकास को गति प्रदान की। जनता से सीधा संपर्क स्थापित किया। इस प्रकार प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से हर्ष ने जन कल्याण उत्पादन की गतिविधियों को प्रोत्साहन दिया। हर्ष के समय तिब्बत, चीन और अन्य ऐसी देशों से हमारे सांस्कृतिक संबंध प्रचार प्रसार हुआ। चीन में हर्ष ने प्रतिनिधि मंडल भेजा। हर्ष ने नालंदा विश्वविद्यालय का मुख्य संरक्षक और वित्त पोषण रहा। इसके अतिरिक्त वल्लभी सहित अनेक गुरुकुल आश्रम शिक्षा के केंद्र थे। उपलब्धियां व्यापक बहुव्यापी है। हर्षवर्धन 7वीं शताब्दी में भारत की राजनीति श्रेष्ठता का एक नायक था, एक श्रेष्ठ योद्धा, साम्राज्य निर्माता, कुशल प्रशासक, कल्याणकारी और विद्यानुरागी शिक्षक के रूप में जाना जाता है। यानी इसकी तुलना एस त्रिपाठी ने अशोक, समुद्रगुप्त अन्य से की है। अंत हर्ष ने इस युग की धाराओं को बदलने का प्रयास किया, प्रवृत्तियों को जन्म दिया, आजीवन लोक कल्याणी कार्य में संलग्न रहा, लेकिन पूर्ण रूप से सफल नहीं होया। इस कारण उसके योग्य नहीं कहा सकता, बल्कि ऐसी प्रवृत्तियों को उदय भी होना था जिसके उत्थान पतन के लिए एकमात्र व्यक्ति ने युग के विशेष उत्तरदायी नहीं होता। इस प्रकार हर्ष अपने श्रेष्ठ कार्यों के लिए अंतिम हिंदू सम्राट कहा जा सकता है। मेरा वीडियो एक लंबा जरूर है, लेकिन देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा ये हिस्ट्री स्टडी चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू।